technique we are going to study is principal component analysis, aka PCA. ओके, PCA अंडरस्टैंड करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या आपको ये आइडिया है कि डेटा की वेरिएशंस जो हैं वो क्या होती हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं लर्निंग एल्गोरिथम्स के? Why are we interested in a dimension जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, और हम किसी ऐसी डायमेंशन में क्यों इंटरेस्टेड नहीं होते जिसमें वेरिएशंस नहीं है? ओके, आई टेक 5 मिनट्स ऑन दैट, व्हाई नॉट? ओके, फर्ज करें आपको ये तो पता ही है कि 1D का मतलब है नंबर लाइन, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी चीज की प्राइस अगर है तो वो प्राइस जो है वो सारी की सारी मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए कुछ दूसरी डायमेंशन की जरूरत नहीं. सो दैट इज माय एग्जांपल ऑफ 1D. 2D इज यू नो आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब फर्ज करें कि मेरे पास ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास कुछ डाटा है इस तरह. आपको पता है कि ये हमारे पास यूजुअली एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. अब आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा के पॉइंट्स हैं डिफरेंट, इसमें मैक्सिमम वेरिएशन जो है ये इस जगह पे है और इस जगह पे, यानी ये सारी जो एक्स की वैल्यू है इधर सीरियस वेरिएशन हो रही है डाटा की. कैन यू गाइस सी दैट? ओके, अगर आप गौर करें तो वाई पे वेरिएशन सिर्फ इतनी सी है, बल्कि शायद इससे भी कम है. तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर वाई पे वेरिएशन ही नहीं है तो मैं चुप करके इसको उठाऊं और इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर इन पॉइंट्स? तो मुझे बताएं मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन लूज की? जितनी वाई की वेरिएशन थी. अगर वो वेरिएशन मिनिमल थी तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी कंप्यूटेशन बहुत कम कर ली और मैंने एक डायमेंशन उड़ा दी. यानी कि मैं अब टेक अवे इससे ये है कि हम हमेशा ऐसी डायमेंशंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिसमें डाटा की वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, और हम ऐसी डायमेंशंस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते जिनमें वेरिएशन या तो जीरो हो या बहुत ही कम. एक डायमेंशन थी, हमने ये वैल्यू रिकॉर्ड किए बगैर ये वन डायमेंशन में नंबर लाइन पे प्लॉट कर दी और ऑलमोस्ट हमारे पास सारी वेरिएशन डाटा की आ गई. अब इसकी बेस पे हम कोई भी प्रेडिक्शन या लर्निंग करना चाहें तो वो हम बड़ी प्रॉपरली कर सकते हैं. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ डाटा है वो ये है कि डाटा पॉइंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लोअर डायमेंशन बाय रिमूविंग द डायमेंशंस इन व्हिच डाटा वेरिएशन इज मिनिमल. आई थिंक आई शुड राइट. सो अब हमें यहां तक तो पता चल गया है कि हम करना क्या चाहते हैं. पीसीए क्या करता है कि ये देखता है कि डाटा की वेरिएशन जो है किस डायमेंशन में कम है और किस डायमेंशन में ज्यादा है. ठीक है, तो मेरा ख्याल है पहले पीसीए की मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं. फर्ज करें अब आपके पास हाउस प्राइस का डाटा है कि जी हाउस जो है उसका एरिया इतना स्क्वायर फीट है तो उसकी प्राइस इतनी होगी. फॉर एग्जांपल ये प्राइस है, ये एरिया इन स्क्वायर फीट, ठीक है, और हमारे पास डाटा कुछ इस तरह है. ओके, इस जगह पे हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम गौर करें तो ये पॉइंट दोनों हमें बता रहे हैं, ये कि इस एक्सिस पे कितनी वेरिएशन है, और ये हमें बता रहे हैं दोनों कि इस एक्सिस पे कितनी वेरिएशन. लेकिन अगर हम चाहें तो हम बजाय इस अब इन एक्सिस को देखने के लिए हमें थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती है. तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस डाटा में और मैं कहता हूं जी कि ये डाटा की वेरिएशन इस डायरेक्शन में मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ डाटा. ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ डाटा वाली डायरेक्शन है ये मेरा एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट. उसके बाद अब अगला काम जो मैंने ढूंढना है वो ये कि इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मुझे एक डायरेक्शन चाहिए जिसमें डाटा की वेरिएशन हो. फॉर एग्जांपल इन दैट केस
मैं कहता हूं जी ये मेरा दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की खास बात ये होती है कि ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ओके, so this is one principal component, this is second principal component, क्योंकि ये डेटा की वेरिएशन इस डायमेंशन में पहली डायमेंशन से कम है लेकिन बहुत ज्यादा है। अब फर्ज करें इस की डेप्थ भी तो हो सकती है ना, हो सकता है कि ये सारे पॉइंट जो हैं किसी एक कमरे के अंदर हो और उस कमरे में फैले हुए हो, तो जो z एक्सिस है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और वो देखेगा कि कमरे में पॉइंट्स का फैलाव कितना है। समथिंग लाइक दिस गाय। ये आपको थोड़ा सा इंट्यूशन लगाना पड़ेगा इधर। तो ये तीसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट हो सकता है। लेकिन व्हाट इफ अब आप अज्यूम करें कि कमरे के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक दीवार पे हैं, ठीक है ना। कमरा 3D होता है, कमरे की एक दीवार जो है वो एक 2D प्लेन है। अगर सारे पॉइंट्स कमरे के अंदर उसकी दीवार पे हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल कंपोनेंट जीरो, तो इसका मतलब है मैक्सिमम वेरिएशन इधर है और इधर है। अब बजाय मैं ये एक्स एक्सिस प्राइस या ये स्क्वायर फुट को यूज करने के, मैं कहता हूं जी ये दोनों जो है अब ये मेरे कोऑर्डिनेट। तो अब मैं जो नई प्लॉट करूंगा वो मैं प्लॉट करूंगा जी, ये मेरा PC1 है, ये मेरा PC2 है और ये मेरा डेटा है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये मुझे ये भी बता रहे हैं कि डाटा का स्प्रेड किस तरह का है और ये मुझे डाटा की डायमेंशंस भी बता रहे हैं और मुझे गर्दन भी टेढ़ी नहीं करनी पड़ रही। सो एसेंशियली अब ये प्रिंसिपल कंपोनेंट आते कहां से? आपके पास जो गिवन डाटा है, आपको याद होगा हमने एसवीडी पढ़ी थी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो ये जो डाटा मैट्रिक्स का ये एक जो डायरेक्शन है प्रिंसिपल कंपोनेंट की, दैट इज गिवन बाय द आइगन वेक्टर्स। और ये जो दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है दैट इज गिवन बाय द आइगन वेक्टर 2, क्योंकि दो डायमेंशन है तो इसलिए दो आइगन वेक्टर होंगे। तीन डायमेंशन होती तो तीन आइगन वेक्टर होते, चार डायमेंशन होती तो चार आइगन वेक्टर्स होते, ठीक है। अब ये जो आइगन वेक्टर्स हैं दीज आर टेलिंग अस द डायरेक्शंस ऑफ पीसीए, दिस PC1। और यहाँ का जो आइगन वेक्टर है ये बता रहा है हमें PC2 की डायरेक्शन। याद है ना कि एक यूनिट वेक्टर जो है, अगर आइगन वेक्टर जो है वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं दोनों, तो वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है लेकिन वो यूनिट वेक्टर है, उनका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। वो सिर्फ हमें डायरेक्शन बता सकते हैं, वो हमें मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जी कि ये चूंकि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हैं दोनों आइगन वेक्टर्स, इसलिए ये हमें डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन बता रहे हैं डेटा की। तो हमें मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? मैग्नीट्यूड हमें नॉट सरप्राइजिंगली बताएंगे सिग्मा वैल्यूज। अगर एसवीडी याद हो तो हमने एक सिग्मा 1 निकाली थी और एक सिग्मा 2 निकाली थी, और आपको ये भी याद होगा कि हम सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते थे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये था कि सबसे बड़ी सिग्मा वैल्यू सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो बताती है कि जो सबसे ज्यादा वेरिएशन है वो सिग्मा 1 वाली डायमेंशन में, सिग्मा 2 सिग्मा 1 से कम है। इसका मतलब है कि सिग्मा 2 बताती है कि सिग्मा 1 के बाद जो सबसे ज्यादा डेटा की वेरिएशन है वो सिग्मा 2 वाली डायमेंशन में है। उसके बाद सिग्मा 3 अगर कोई हो तो वो आ जाती है, वो उससे भी कम होती है। इसका फायदा ये है कि इसमें भी हम कह सकते हैं जी कि अगर किसी डायमेंशन की स्ट्रेंथ 1.3 है तो हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं। तो इसका फायदा ये होता है कि हम n डायमेंशनल डेटा को k डायमेंशनल डेटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर k इज लेस देन n। और हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि हम जो ओरिजिनल डाटा है उसकी मैक्सिमम वेरिएशंस कैप्चर कर लेते हैं यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट डायरेक्शंस, और उसकी जो इंफॉर्मेशन लॉस होती है वो इतनी निग्लिजिबल होती है कि हमारा जो एक्चुअल डाटा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दी
दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लो डायमेंशनल हाइपरस्पेस। सबसे बड़ी सिग्मा वैल्यू सबसे पहले होती थी, उससे छोटी सिग्मा वैल्यू उसके बाद होती थी, और उससे छोटी उसके बाद होती थी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये जो सिग्मा वैल्यूज हैं ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में आती है, यानी सबसे बड़ी सिग्मा वैल्यू सबसे पहले आएगी और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो है वो हम पहले लिखते होते थे, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि जो पहली सिग्मा वैल्यू और पहला आइगन वेक्टर है वो हमारी डायमेंशन ऑफ मैक्सिमम वेरिएशन है। ठीक है। जो हमारी दूसरी सिग्मा वैल्यू और दूसरा आइगन वेक्टर है वो पहले आइगन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर? हाँ, याद है ना, आइगन वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल थे सारे। तो मैं अब कहता हूं कि वो जो दूसरा आइगन वेक्टर था वो एक्चुअली दूसरा आइगन वेक्टर नहीं था, वो दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट था। और जो सिग्मा वैल्यू थी वो बता रही थी कि इस पर्टिकुलर डायमेंशन में डेटा की वेरिएशन पहली डायमेंशन से तो कम है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10 की जगह उधर अब 8 आ रहा है। फिर मैं कहता हूं जी अब मेरा तीसरा भी आइगन वेक्टर है जो उन दोनों के साथ ऑर्थोनॉर्मल है, और मेरी तीसरी सिग्मा वैल्यू जो है अब वो है 3 डी होगी फिर वो। हाँ, वो मेरी वो तीसरी डायमेंशन है जिसमें डेटा वेरिएशन पहली 2 से तो कम है लेकिन फिर भी ठीक है, काफी। और मेरी चौथी सिग्मा वैल्यू 0 है। वो हमेशा 0 ही रहेगी? नहीं, जरूरी नहीं, वो 0 की जगह कुछ और भी हो सकती है, मतलब वो 1.3 भी हो सकती है। सर हमारे पास मोस्टली जब ये हम कैलिब्रेट कर रहे हैं सारा कुछ, तो हमारी डायमेंशन हैं वो हम कुछ कह सकते हैं डाटा के हिसाब से कि कितनी डायमेंशन तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, या फिर ये पूरा एंटायरली डाटा पे डिपेंड करता है कि हमारी कितनी डायमेंशन आती हैं? देखें, हम अभी अगर आप एक डाटा सेट अज्यूम कर रहे हैं ना, तो जितने आपके फीचर्स हैं उतनी आपकी डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा सेट है जिसमें 15 फीचर्स हैं या 15 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है कि उस डाटा की हर ऑब्जर्वेशन एक 15 डायमेंशनल वेक्टर है। ठीक है, सही है जी जी। अब आपको ये नहीं पता कि कौन सी डायमेंशन में डेटा की वेरिएशन सबसे ज्यादा है और कौन सी डायमेंशन में डेटा की वेरिएशन सबसे कम है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप पूरे डाटा का जो वेक्टर है मैट्रिक्स बना देते हैं। मैट्रिक्स ही हो गया ना, पहली ऑब्जर्वेशन हो गई पहली रो में, दूसरी ऑब्जर्वेशन दूसरी रो में, तीसरी में, एंड सो ऑन। आप उसकी एसवीडी निकाल लेते हैं। ठीक है। अब आपकी एसवीडी जो है, अगर आपके डाटा जो है वो 15 डायमेंशनल था, तो इसका मतलब है कि आपकी एसवीडी वैल्यूज भी 15 तो जरूर आएंगे, और आपके पास 15 डायमेंशनल वेक्टर के 15 ही आइगन वेक्टर्स होंगे। जी सर। और वो सारे आइगन वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर होंगे। तो अब आप ये कैसे, आप अब आपने अगर उस डाटा पे गौर किया तो आपको पता चला कि यार 6 के बाद जो है बाकी सारी डायमेंशन जो है वो 0 या -1 है। तो इसका मतलब है कि डाटा जो है उसकी जो सबसे ज्यादा वेरिएशन वाली 6 डायमेंशन थी वो आपने कैप्चर कर ली, बाकी इग्नोर कर दी। ठीक है सर, सही है। अब जो बाकी 6 डायमेंशन थी, इसका मतलब है कि वो आपके 15 डायमेंशनल वेक्टर को लो डायमेंशनल स्टेट में, लो डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर रही विदाउट लूजिंग अ लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ डाटा। और मजे की बात ये है कि उन 15 में से जो 9 थे उनमें डाटा की कोई वेरिएशन भी नहीं थी, इसलिए वो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे थे लर्निंग एल्गोरिथम। They were just not eating your space, they were eating your computational resources. ठीक है सर। Without incorporating any new patterns for learning algorithm. तो अब ये जो 5 जो चीजें आपने चूज की हैं, 5 आइगन वेक्टर्स चूज किए हैं, ये ऑर्थोनॉर्मल है। इसका मतलब है कि ये 5 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं आपके डेटा सेट के, और हर डायमेंशन में जो स्ट्रेंथ ऑफ डायमेंशन है वो आपको सिग्मा वैल्यू से मिल गई, क्योंकि सिग्मा वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। तो अब इस तरह आपको हर 5 डायमेंशंस मिल गई, और हर डायमेंशन में आपको पता भी चल गया कि ये किस डायमेंशन में कितनी ज्यादा वेरिएशन है। और ये सारे के सारे जो हैं ये आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट मिले, और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहते हैं किसी भी डाटा के
प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकाल के डाटा को इन प्रिंसिपल कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर देना, दैट्स इट। अच्छा, पीसीए का जो एक फायदा सबसे ज्यादा है वो ये है कि अब ये जो एन डायमेंशनल डाटा है ना, एन कुछ भी हो सकता है, इसको हम प्लॉट नहीं कर सकते, राइट। मसलन मेरे पास एन डायमेंशनल डाटा में 10,000 पॉइंट्स हैं या चलो 4,000 पॉइंट्स हैं, मैं इन्हें प्लॉट नहीं कर सकता किसी भी ग्राफ में। क्यों? क्योंकि प्लॉट करने के लिए तो मुझे इनकी 2D रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो एन डायमेंशनल यानी फर्ज करें 50 डायमेंशनल डाटा है, मैं इसके दो सबसे ज्यादा वेरिएशन वाले प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालूंगा, PC1 और PC2, और उन्हें प्लॉट कर दूं। इस तरह मैंने क्या किया, मैंने 50 डायमेंशनल डाटा को 2 डायमेंशनल पे रिप्रेजेंट किया, और रिप्रेजेंट करके मैंने प्लॉट करके उसकी वेरिएशन जो है वो विजुअली भी देख ली। यानी अगर मैंने विजुअलाइजेशंस करनी है डाटा की, मैंने स्कैटर प्लॉट बनाने हैं या मैंने कोई और प्लॉट्स बनाने हैं, तो मैंने 50 डायमेंशनल डाटा को पीसीए की मदद से 2 डायमेंशनल डाटा में कन्वर्ट किया और उसे प्लॉट कर लिया। और इन दैट केस मेरे जो दोनों एक्सिस होंगे वो होंगे PC1 एंड PC2। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर है ना। अब मेरे एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होंगे, वो होंगे PC1 यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 जिसमें कंपैरेटिवली कम वेरिएशन हो। ओके, आई विल स्टॉप टॉकिंग।